प्रेम द हिडन वॉरियर। एपिसोड 44 महाराज का अपहरण। कुछ दूर चलने के बाद प्रेम और राम सहाय इस घर के पास पहुंच जाते हैं जहां छोटे बड़े को रखा गया था। बंद पड़े घर को देखते हुए प्रेम राम सहाय से पूछता है, राम सहाय, क्या महल के अंदर जाने के लिए कोई गुप्त रास्ता है? मैं इस वक्त भी महल के द्वार पर सैनिक पहरा दे रहे थे और उन सैनिकों के रहते प्रेम कभी भी महाराज को वहां से बाहर नहीं ला सकता था। प्रेम के पूछने पर राम सहाय कुछ सोचता है और फिर कहता है, राजकुमार, एक गुप्त रास्ता बहुत पहले था, लेकिन इस वक्त वह सक्रिय है या नहीं मैं इस बारे में नहीं कह सकता। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम राम सहाय को उस गुप्त रास्ते तक ले चलने को कहता है। इसके बाद राम सहाय प्रेम को महल के पास के वीरान जंगल में ले जाता है। जंगल काफी बड़ा और वीरान था, वहां के आधे से ज्यादा पेड़ सूख चुके थे। इतने वीरान जंगल को देखकर प्रेम राम सहाय से कहता है, महल में वीरान रास्ता है, क्या इस बारे में महाराज को पता है? प्रेम के पूछने पर राम सहाय तुरंत मना करते हुए कहता है, नहीं, इस बारे में किसी को नहीं पता। यह आपकी माँ ने रास्ता बनवाया था ताकि आपातकालीन में वह आपको खतरे से बचा सके। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम के मन में इस शरीर की मां के लिए इज्जत और भी बढ़ जाती है। पहले तो प्रेम केवल इस शरीर की मां और अपनी अनाथ की जिंदगी से बाहर आने के लिए उन्हें ढूंढना चाहता था, लेकिन अब वह उनसे मिलने के लिए उत्साहित था। प्रेम देखना चाहता था उस मां को जो अपने बच्चे के हर खतरे को उससे दूर करने के लिए पहले ही प्रबंध कर लेती है। प्रेम और राम सहाय बातें करते हुए वीरान जंगल के और अंदर चले जाते हैं। राम सहाय एक बड़े से पेड़ के पास आकर रुक जाता है। वह पेड़ वीरान जंगल का सबसे बड़ा और विशाल पेड़ था। उस पेड़ के तने की चौड़ाई एक हाथी के बराबर थी और उसकी ऊंचाई सभी पेड़ों से अधिक थी। राम सहाय उस बड़े से पेड़ के जड़ के पास जाता है और पेड़ के चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे एक जगह खाली दिखाई देती है। राम सहाय पेड़ की उस खाली जगह को देखते हुए कहता है, राजकुमार, यही रास्ता है जो महल के अंदर तक जाता है। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम राम सहाय के साथ पेड़ के अंदर चला जाता है। पेड़ अंदर से खोखला था। उस खोखले पेड़ के अंदर जमीन के नीचे जाने का रास्ता था, जिस पर प्रेम और राम सहाय चल देते हैं। काफी देर चलने के बाद उन्हें ऊपर जाने का रास्ता दिखाई देता है। सीढ़ियों से होते हुए दोनों ऊपर आ जाते। गुप्त रास्ते का द्वार महल के अश्वशाला के पास था। वह जगह ऐसी थी जहां पर कोई भी इंसान आता जाता नहीं था और कोई इंसान वहां पर आ भी जाता तब भी उसे वह रास्ता दिखाई नहीं देता। उस रास्ते से बाहर आकर प्रेम और राम सहाय महल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। रास्ते में बलते हुए प्रेम राम सहाय से पूछता है, महाराज का कक्ष कहाँ है? प्रेस की बात सुनकर राम सहाय महल के अंतिम छोर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, राजकुमार, महाराज का कक्ष महल के अंतिम भाग में है। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम राम सहाय के साथ महाराज के कमरे की तरफ चलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ महल के एक अंधेरे कमरे में एक काला साया बंदरे में खड़ा था। उसके सामने एक इंसान अपने घुटनों पर बैठकर हार से कांप रहा था। अपने सामने घुटने पर बैठे इंसान को डर की वजह से कपता देखकर वह साया मुस्कुराते हुए कहता है, तुम इतना डर क्यों रहे हो? कहीं तुमने उन दोनों अधिगम पर प्रयोग तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से वह दोनों मर गए हैं? साय की बात सुनकर आदमी डरते हुए कहता है, मेरे मालिक, कोई उन दोनों को वहां से ले गया है। आदमी की बात सुनकर काला साया कुछ देर शांत रहता है, फिर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मेरा संदेश सही था राजकुमार, प्रेम प्रताप अभी जिंदा है। मुझे पता था राजकुमार, प्रेम प्रताप कभी भी उन दोनों को इस हालत में नहीं छोड़ेंगे जिनके भाई ने राजकुमार प्रेम को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए और खुद भी अपनी जान की परवाह किए बिना राजकुमार प्रेम को बचा रहे थे। इतना कहकर साया गंभीर आवाज में अपने सामने के इंसान से पूछता है, क्या महाराज को उनके गुप्तचर की मृत्यु की खबर पहुंचा दी? जिस पर आदमी डरते हुए कहता है, हाँ, मैंने महाराज को उनके गुप्तचर की मृत्यु की खबर पहुंचा दी है और महाराज अपने गुप्तचर की मृत्यु का संदेश राजकुमार प्रेम प्रताप पर कर रहे हैं और महाराज ने राजकुमार प्रेम प्रताप को करने के लिए कुछ हत्यारे भी भेज दिए हैं। आदमी की बात सुनकर साया फिर से हंसते हुए कहता है, राजकुमार प्रेम, आपकी किस्मत में बिना अपराध के दंड मिलना लिखा हुआ है। जो अपराध आपने किया ही नहीं, महाराज उसे अपराध का दंड भी आपको देना चाहते हैं। इतना कहने के बाद साया फिर से गंभीर हो जाता है और आदमी से कहता है, और उस जहर कबीले के बारे में क्या उसे जहर कबीले का वह आदमी यहां से जा चुका है? साय की बात सुनकर आदमी डरते हुए कहता है, मलिक, जहर बनाते समय उस आदमी का चेहरा जहर के प्रभाव से जल गया था और वह इसकी भरपाई मांग रहा है। जब मैं उससे यहां से जाने के लिए कहा तब उसने साफ मना कर दिया और मुझसे अधिक धन की मांग कर रहा है, यह कहकर कि उसकी हालत हमारी वजह से हुई है। आदमी की बात सुनकर साया एक चाबुक आदमी को मारते हुए कहता है, तुम इतनी छोटी सी बात को नहीं संभाल सकते? अगर वह अधिक धन मांग रहा है तो उसे वह दे दो, अगर फिर भी ना माने तो उसे रामसेन की तरह मार दो और उसकी
लाश को राजकुमार प्रेम के घर में रख दो ताकि राजकुमार प्रेम पर इस हत्या का आरोप आ जाए और वह पूरे राज्य के सामने एक हत्यारा बन जाए। इतना कहकर काला साया कुछ सोचते हुए कहता है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, अभी तक राजकुमार प्रेम वापस क्यों नहीं आए और उनकी मदद कौन कर रहा है। साये की बात सुनकर आदमी हिचकिचाते हुए कहता है, मलिक कहीं कुमारी सुमति और देवकला तो नहीं है जो राजकुमार प्रेम की मदद कर रही है, क्योंकि उन दोनों को राजकुमार प्रेम का सहयोगी राम सहाय कुछ दिन पहले उत्तरी पूर्व दिशा में लेकर गया था। आदमी की बात सुनकर साया कुछ सोचते हुए कहता है, तुम उन दोनों पर नजर रखो और उसे औरत का पता लगाओ जो उस दिन उन दोनों के साथ उत्तरी पूर्व दिशा में गई थी। साये की बात सुनकर आदमी सर झुकाकर वहां से चला जाता है। आदमी के चले जाने के बाद वह साया भी कहीं अंधेरे में गायब हो जाता है, लेकिन शायद उसे साये को इसकी खबर नहीं थी कि प्रेम और राम सहाय भी उस अंधेरे में कहीं छिपे हुए थे और उन दोनों ने सारी बातें सुन ली थी। साये के चले जाने के बाद राम सहाय धीरे से प्रेम से कहता है, राजकुमार प्रेम, यह कौन है जो महाराज को और पूरी प्रजा को आपके विरुद्ध खड़ा कर रहा है? कहीं किसी ने तो नहीं आपको मारने के लिए लोगों को भेजा था? राम सहाय की बात सुनकर प्रेम सोचते हुए कहता है, मुझे नहीं पता यह कौन है, लेकिन सबसे पहले हमें महाराज का अपहरण करना होगा ताकि हमें कुछ समय मिल सके। उसके बाद ही हम इन सब चीजों के बारे में पता लगाएंगे। जब तक महाराज गायब रहेंगे तब तक महल के अंदर होने वाली हर गतिविधि यही रहस्यमयी व्यक्ति संभालेगा। तब हमें पता चलेगा कि इन सब के पीछे असली अपराधी कौन है। चलो, हमारे पास अधिक समय नहीं है, हमें महाराज का अपहरण करने के बाद जहर कबीले के उस इंसान को भी बचाना है जिसे मारने का आदेश दिया गया है। प्रेम के कहने पर राम सहाय प्रेम के साथ महाराज के कमरे की तरफ तेजी से जाने लगता है। कुछ देर में वह दोनों महाराज के कमरे के सामने पहुंच जाते हैं। दीवार के पीछे छुपते हुए राम सहाय सामने देखते हुए कहता है, राजकुमार महाराज के कक्ष के सामने सैनिक पहरा दे रहे हैं, हम उनके रहते महाराज का अपहरण कैसे करेंगे? राम सहाय की बात सुनकर प्रेम उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें जो जड़ी बूटी लाने के लिए कहा था, क्या उससे तुम अपने साथ लाए हो? प्रेम के पूछने पर राम सहाय अपने पास से कुछ जड़ी बूटी निकालकर प्रेम को दे देता है। जड़ी बूटी देखकर प्रेम मुस्कुराते हुए जल रही मसाला के ऊपर जड़ी बूटी को रख देता है, जिससे धुआं फैलने लगता है। प्रेम अपने मुंह पर कपड़ा बांधते हुए कहता है, राम सहाय अपना चेहरा कपड़े से ढक लो, यह धुआं तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं जाना चाहिए। प्रेम की बात सुनकर राम सहाय तुरंत अपना मुंह कपड़े से ढक लेता है। वह समझ गया था कि प्रेम उसकी सुरक्षा के लिए ही यह सब कह रहा है। कुछ देर इंतजार करने के बाद महाराज के कमरे के सामने जो सैनिक सुरक्षा के लिए खड़े थे वह सभी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। सैनिकों को जमीन पर गिरता हुआ देखकर राम सहाय प्रेम से धीमी आवाज में पूछता है, राजकुमार, क्या यह लोग मारे जा चुके हैं? जिस पर प्रेम सरनामे हिलाते हुए कहता है, नहीं, कुछ देर के लिए इन लोगों की चेतना चली गई है, कुछ ही देर में यह लोग वापस ठीक हो जाएंगे, उसे बीच में महाराज को लेकर यहां से निकलना होगा। राम सहाय से इतना कहने के बाद प्रेम सीधे महाराज के कमरे में प्रवेश कर जाता है। राम सहाय प्रेम के साथ महाराज के कमरे में आ जाता है। धुएं की वजह से महाराज भी गहरी नींद में सो रहे थे। प्रेम और राम सहाय दोनों महाराज को सहारा देकर कमरे से बाहर निकल आते हैं और अश्वशाला के उसे गुप्त रास्ते की तरफ जाने लगते हैं। प्रेम और राम सहाय दोनों अश्वशाला तक पहुंचने उससे पहले ही उन्हें सामने से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। सर ऊपर उठाकर देखने पर प्रेम और राम सहाय को सामने से राजकुमार संजय अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। राजकुमार संजय ने भी उन लोगों को देख लिया था महाराज का अपहरण करने आने से पहले। प्रेम ने वैद्य देवदत्ता और राघवेंद्र को अपना मेकअप हटाने के लिए कह दिया था, लेकिन वह और राम सहाय अभी उसी रूप में थे जो रूप उन्होंने वैद्य देवदत्ता के घर पर धारण किया था। राम सहाय अभी उसी रूप में था जिस रूप में वह और प्रेम काले बाजार में गए थे, और प्रेम इस वक्त राघवेंद्र की मां के रूप में था जिसे शायद महाराज के सिवा और कोई नहीं जानता था। राजकुमार संजय चलते हुए प्रेम और राम सहाय के सामने आकर खड़े हो जाता है। एक महिला और पुरुष को किसी तीसरे को सहारा देकर वहां से ले जाते हुए देखकर राजकुमार संजय प्रेम और राम सहाय की तरफ देखते हुए कहता है, तुम लोग कौन हो और किसे अपने साथ ले जा रहे हो? राजकुमार संजय का सवाल सुनकर राम सहाय परेशान हो जाता है। राम सहाय को इस बात का डर नहीं था कि वह पकड़ा जाएगा, लेकिन उसे इस बात की चिंता थी कि कहीं राजकुमार प्रेम इस मुसीबत में ना पड़ जाए। राम सहाय राजकुमार संजय से बचने के लिए कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी प्रेम महाराज का सारा भार राम सहाय के कंधों पर डाल देता है। अचानक भार बढ़ाने की वजह से राम सहाय थोड़ा लड़खड़ाने लगता है, लेकिन तुरंत ही राम सहाय खुद को संभाल लेता है और
अपने सामने के दृश्य को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि प्रेम ने अपने चेहरे से वह कपड़ा हटा दिया था जो उसने और राम सहाय ने धुएं से बचने के लिए पहना हुआ था। प्रेम के कपड़ा हटते ही राजकुमार संजय के सामने एक बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक चेहरा सामने दिखाई देने लगता है। राजकुमार संजय ना चाहते हुए भी उसे चेहरे की खूबसूरती में खोते जा रहे थे। प्रेम धीरे से उसे कल का प्रयोग करता है जो वह अपनी पुरानी दुनिया में लोगों को अपनी बातों में उलझने के लिए करता था। प्रेम अपनी पुरानी दुनिया में बहुत बार लड़कियों का रूप लेकर चोरी कर चुका था और जब प्रेम ऐसा करता था तब बहुत से लोग उसकी खूबसूरती और उसकी कला के प्रभाव में आकर अपने आप ही प्रेम को सारा धन दे देते थे। प्रेम आज इस कला का प्रयोग कर रहा था। प्रेम धीरे से लोगों को अपने बस में करने वाली कल का प्रयोग करते हुए राजकुमार संजय के पास चला जाता है और अपने हाथ को उनके चेहरे पर तैरते हुए अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में कहता है, राजकुमार संजय, मैंने जितना राज्य के लोगों के मुंह से आपके बारे में सुना था आप उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। प्रेम के हाथ लगाते ही मानो राजकुमार संजय के शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई हो। राजकुमार संजय प्रेम के स्पर्श को महसूस करते हुए धीरे से कहते हैं, तुम कौन हो? मैं आज से पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा है। इस सवाल के जवाब में प्रेम धीरे से मुस्कुराते हुए राजकुमार संजय के कानों में कहता है, राजकुमार संजय, मेरा भाई आपके महल में काम करता है। आज उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं उसे अपने बड़े भाई के साथ लेने आई हूँ। प्रेम की इस हरकत के बाद मानो राजकुमार संजय अपने शरीर के ऊपर से नियंत्रण खोने ही वाले होते हैं, लेकिन समय रहते राजकुमार संजय खुद को नियंत्रित कर लेते हैं। उसके बाद राजकुमार संजय का ध्यान राम सहाय की तरफ जाता है, जो एक इंसान को सहारा देकर खड़ा था। यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसके सामने खड़ी लड़की सच कह रही है, राजकुमार संजय एक लंबी सांस लेकर कहते हैं, ठीक है, तुम अपने भाई को अपने घर छोड़ आओ, लेकिन उसके बाद तुम्हें मेरे कक्ष में आना होगा। राजकुमार संजय की यह बात सुनकर प्रेम राजकुमार संजय के होठों पर अपनी उंगलियों को चलते हुए कहता है, ठीक है मेरे राजकुमार, आप जैसा कहें। इतना कहने के बाद प्रेम तुरंत राम सहाय के पास जाता है और महाराज को राम सहाय के साथ सहारा देते हुए आगे चल जाता है। राजकुमार संजय कुछ देर तक उसे तरफ देखते रहते हैं जिस तरफ प्रेम और राम सहाय गए थे। उसके बाद राजकुमार संजय वहां से अपने कक्ष की तरफ चले जाते हैं। अश्वशाला के पास पहुंचकर प्रेम और राम सहाय उसी गुप्त द्वारा से माध्यम से महल के बाहर उसी जंगल में आ जाते हैं जहां से उन्होंने गुप्त रास्ते का सफर तय किया था। To be continued, please listen more to the next episode.